हेलो स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आज हम कुछ जनरल जो ट्रेंड्स है प्रॉपर्टीज के उन्हें देखेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 ही प्रॉपर्टीज लिखी हैं, एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसे ही हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, थोड़ा सा ध्यान देके देखना। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेडियाई के बारे में। आपको ये ट्रेंड बहुत अच्छे से पता है, पीछे हम पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमेशा साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है, रेडियाई क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये दो ट्रेंड आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे डी ब्लॉक के अंदर भी तो क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होता जाना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली इसके अंदर क्या होता है, जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन के अंदर तो स्टार्टिंग के अंदर तो जो साइज है वो डिक्रीज करता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है एंड देन लास्ट में सडन इंक्रीज शो कर देता है। ओके, यहाँ पर 3 तरीके से जो साइज है वो वरी कर रहा है। स्टार्टिंग के अंदर तो इसी ट्रेंड को फॉलो करता है जो हमारा जनरल ट्रेंड है, क्योंकि ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन एस एंड पी। जो डी ब्लॉक है कहाँ प्रेजेंट होता है, एस और पी के बीच में प्रेजेंट होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर तो इसका जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है, बीच में कांस्टेंट हो जाता है और उसके बाद लास्ट में जाने के बाद ये सडन इंक्रीज शो कर देता है। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, स्टार्टिंग के अंदर न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो साइज है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जैसे ही मिडिल में पहुंचते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके मैक्सिमम होते हैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो शुरू हो जाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्योंकि देखिए पहले तो डी ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हम ऑक्यूपाई करवाएंगे, उसके बाद उसके अंदर पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही पेयरिंग होना स्टार्ट होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट बीच के अंदर जो साइज है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। और लास्ट में क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो चुके होते हैं, 20 तक तो भाई ठीक है, धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो कुछ एक ऑर्बिटल्स तो वैकेंट रहते हैं, लेकिन लास्ट तक जब पहुंचते हैं हम तो उसके अंदर सारे के सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल्ली फिल्डेड हो जाते हैं, जिस रीजन की वजह से उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्रिएट होना शुरू हो जाता है और इस रिपल्शन की वजह से जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। समझ में आया आपको? यहाँ पे मैंने 3 बातें बताई हैं आपको। स्टार्टिंग में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इतना इफेक्टिवली बढ़ता है कि साइज को इजीली डिक्रीज करवा देता है। लेकिन जैसे हम फर्दर मूव करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उस टाइम के ऊपर पेयरिंग होना शुरू हो जाती है और वो क्या करवाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करवाता है। ड्यू टू दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट जो साइज होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है लगभग। उसके बाद हालांकि डिक्रीज करता है लेकिन लिटिल डिक्रीज शो करता है या फिर कॉन्स्टेंट सा हो जाता है। लास्ट के अंदर जब कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल हो जाते हैं उस टाइम पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वापस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं और ड्यू टू दिस रिपल्शन लास्ट के अंदर जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर तो कोई इशू है ही नहीं। इस साइड हम कंपेयर कर रहे थे, फर्स्ट के कंपैरिजन में जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है इनका साइज डिक्रीज तो होता है, सॉरी इंक्रीज तो होता है, लेकिन इन दोनों का जो साइज है वो कंपेरेबल रहता है। कंपेरेबल रहता है इसका मतलब क्या है, दोनों का कांस्टेंट हो जाता है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल एलिमेंट्स का। तो ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताओगे आप, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो साइज होता है मेटल एटम्स का सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, दोनों का कंपेरेबल रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है व्हाई हाफनियम एंड जिरकोनियम हैव सिमिलर साइज, हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो आप वहाँ पर बता सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है इसके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। सेकंड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड का साइज इंक्रीज होता है और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज थी उसका भी साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो किस रीजन की वजह से, क्योंकि थर्ड जो
ट्रांजिशन सीरीज होती है उसमें लेंथेनॉइड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आ जाता है। लेंथेनम जो सीरीज होती है जो नीचे एफ ब्लॉक के अंदर रखी हुई है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के मैंने बताया था उस टाइम पे आपको बताया गया था ये, तो उसकी वजह से जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है वो इसके साइज को सेकेंड सीरीज के कंपेरेबल करवा देता है। ओके, तो आपको ये बताना है। आयनिक रेडियाई जो है वो एटॉमिक रेडियाई की सिमिलर ही है, सेम ट्रेंड है। मेटेलिक करेक्टर, अब मेटेलिक करेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे डी ऑर्बिटल के अंदर, इन डी ऑर्बिटल क्या होगा, जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि इनके बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। जो मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा जितना उन एलिमेंट्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ही मेटेलिक करेक्टर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं उसकी वजह से जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज कर जाता है। और इनके अंदर जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है, हमें ये पता है अगर हम किसी भी चीज को मेटेलिक करेक्टर देख रहे हैं, मेटल बोल रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मैलेबल होना चाहिए, ठीक है, डक्टिलिटी होनी चाहिए, सोनोरस होना चाहिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, और गुड कंडक्टर होने चाहिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर फाइंड आउट होनी चाहिए और साथ ही साथ लस्टर भी होना चाहिए। तो ये सारी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी किस रीजन की वजह से होती है? क्योंकि इन बिटवीन मेटल एटम्स मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उनके जो हार्डनेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। जो हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सारी जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, मरकरी का रहता है। तो हार्डनेस जो है वो किस रीजन की वजह से आती है? ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उतना ही जो मेटल की हार्डनेस है वो ज़्यादा रहेगी। लास्ट के अंदर जब हम मूव करते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर नहीं, आप यहाँ पे कंसीडर करें जिंक, मरकरी, कैडमियम, तो इनके अंदर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्डेड हो जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ये सारे के सारे कैसे रहते हैं? फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन रहता है इनका। और फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट रह जाते हैं। इनकी जो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं। जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं सीरीज के अंदर सारे के सारे कैसे मिलते हैं? हार्ड होते हैं, हाईली मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें शो करते हैं और इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इन जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो जो एस के अंदर, एनएस में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1 या 2 जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इसके मेटेलिक बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। फिर साथ में जो N-1d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जो मेटेलिक बॉन्ड है उसे बनाने में हेल्प करवाते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेटल जो है उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे वो कम होता जाएगा हार्डनेस कम होती चली जाएगी। अब बात करते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए मैं इसे एक बार थोड़ा सा रब कर देती हूँ, वेट ए मोमेंट। अब देखिए यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, इसके अंदर ये एक यूनिक सा ट्रेंड फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। ये जो मेटल्स होती हैं इनका हैवी मशीनरी जो होती हैं उन्हें बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेंज को बहुत ही इजीली टॉलरेट कर जाती है। इनफैक्ट टंगस्टन इज द having highest melting point in the whole D block element। D block elements के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टंगस्टन का होता है, ऑलमोस्ट अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। किसका होता है? टंगस्टन का, ठीक है। इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी मेटल है कि इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर भी ये मेल्ट नहीं हो रही है। तो जो बल्ब होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, बिल्कुल पतला सा तार होता है। और देखो अगर पूरे दिन रात आप 24 घंटे बल्ब को ऑन रखते हो तब कितने ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है वो, और उसके बाद भी वो मेल्ट नहीं होता है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेटेलिक है तो ऑब्वियसली इनका हाई मिलेगा, मेटल्स का हाई ही रहता है। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है इसके अंदर क्रोमियम का रहता है, सेकंड में मोलिब्डेनम और थर्ड के अंदर टंगस्टन का रहता है। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका रहता है? टंगस्टन का रहता है, पूरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर। अब देखिए आप ये सोचेंगे यहाँ पर कि मैग्नीज के कंपैरिजन में, सॉरी क्रोमियम के कंपैरिजन में तो मैग्नीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोमियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं 5d में और 1s के अंदर। हालांकि मैग्नीज के अंदर भी बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो चला जाता है, बीच में डिप मार जाता है। डिप का मतलब क्या है कि जैसे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने शुरू हुए, वैसे वैसे बढ़ता गया और फिर एकदम से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना इसने शुरू कर दिया। तो ऐसा क्या रीजन हो गया कि एकदम से ये इतना ज्यादा डिप मार गया, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एकदम से नीचे आ गया? इन तीनों ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट के अंदर मैग्नीज, सेकंड में टेक्नीटियम और थर्ड के अंदर रिहीनियम जो होता है, इनके अंदर डिप आ जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हालांकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी हाई रहते हैं। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि इनके अंदर एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, डी जो ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्डेड रहता है, और एग्जैक्ट हाफ फिल्डेड होने की वजह से इनके पास हाइयर स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ये गेन कर लेते हैं, और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, ये एज इट इज प्रेजेंट रहेंगे। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिप मार। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर यहाँ पर मैग्नीज, सेकंड के अंदर टेक्नीटियम और थर्ड के अंदर रिहीनियम, इनके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो हाफ फिल्डेड रहता है, और हाफ फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज नहीं होते हैं, लेस डीलोकलाइज होते हैं, कम अमाउंट में डीलोकलाइज होते हैं, जिस वजह से सडन डिप आ जाता है, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लिए बहुत लो चला जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है, मैग्नीज, टेक्नीटियम और रिहीनियम। इसके अलावा जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, आगे पेयरिंग अप होना शुरू होगा, वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि पेयरिंग जब स्टार्ट होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाएंगे, और जिस रीजन की वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जो ग्राफ होता है हमारा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तीन तरीके से पढ़ा यहाँ भी। एक तो जो नॉर्मल ट्रेंड होता है कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ पर ये तीन एग्जांपल दे दिए जिनके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। लेकिन जैसे ही इनसे नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम मूव करते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्डेड हो जाता है एग्जैक्टली, और जिस रीजन की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं, और इसी रीजन की वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस डीलोकलाइज रहेंगे। लेस डीलोकलाइज होने की वजह से क्या होगा, वो सडन डिप मार जाते हैं, डिप कर देते हैं, जिस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर डाउन हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देगा। और इसी सीरीज के अंदर हमारे जो एलिमेंट हैं जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, ये तीनों ऐसे हैं जिनके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहता है। फुल्ली फिल्डेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस रीजन की वजह से ये क्या रहेंगे, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, इनकी जो हार्डनेस होती है वो कम होती है, सॉफ्ट होंगे, यानी इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज कर जाता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सारी मेटल्स लगभग सॉलिड स्टेट के अंदर होती है, डी ब्लॉक के अंदर। मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर किस स्टेट के अंदर फाइंड आउट होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर फाइंड आउट होगा आपको। और अगर कोई चीज ऑलरेडी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली उसका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, तो इसी वजह से सॉफ्ट इन नेचर होती है ये सारे एलिमेंट, क्योंकि इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल के अंदर फुल्ली फिल्डेड रहता है, जिस वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर डाउन हो जाता है, बहुत ही कम रहता है, ऑर्डिनरी सा रहता है। ओके, तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इन्हें पढ़ें, अपनी बुक की हेल्प से पढ़ें, इन्हें सारे पॉइंट्स क्लियर करें और साथ ही नोट्स भी बनाएं। बाकी की जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस